हेलो दोस्तों, क्विक रिवीजन में आपका स्वागत है। अभिनंदन। आज से हम लोग एक नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जिस सेशन का नाम होगा मैथ प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू। मैथ का क्वेश्चन करेंगे, उसके साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसको जितना भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है उसका हम लोग पीवाईक्यू भी करेंगे। यानी कि यह जो मैथ प्रैक्टिस सेट है वह किसी भी एग्जाम में आने की संभावना है। और यहाँ से हम लोग पीवाईक्यू भी देखेंगे, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, बीपीएससी ट्री हो, कोई भी एग्जाम हो, इससे सेशन से आने का चांस है। तो आज से हम लोग शुरू करेंगे मैथ प्रैक्टिस एंड पीवाईक्यू के साथ। तो आइए हम लोग अब देखते हैं, क्वेश्चन का शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी त्रिभुज में AC के समानांतर एक सीधी रेखा PQ इस प्रकार है कि क्षेत्रफल ABC रेशियो क्षेत्रफल PBQ बराबर 3:1 है। तो CB रेशियो CQ क्या हो? तो सबसे पहले हम यहां देखेंगे कि किसी त्रिभुज में सबसे पहले एक त्रिभुज, ठीक है, एक त्रिभुज लिए, ठीक है, और AC के समानांतर, तो AC के समानांतर ABC, A इसलिए हम नीचे लिए हैं क्योंकि AC के समानांतर का रहा और AC के समानांतर एक रेखा खींचा गया जिस रेखा का नाम है PQ। तो AC के जब समानांतर होगा तो यहीं कहीं पर होगा ये रेखा, जो रेखा PQ है, PQ। और ये PQ रेखा जो है, P जो रेखा है, P AB को, यानी कि भुजा AB को काट रही है P और BC को काट रही है Q। तो ABC ट्रायंगल में कोई PQ समानांतर रेखा है किसके? AC के। अब आगे इस प्रकार है कि क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल PBQ के बराबर 3:1 है। तो हम यहां से एक बार ध्यान देंगे कि अगर कोई दो समानांतर रेखा है और कोई एक छेदी रेखा काटती है तो ये संगत कोण आपस में बराबर होता है। संगत कोण से यानी कि अगर ये A होगा तो ये भी एंगल A होगा, यानी कि संगत कोण यानी कि कोरोस्पोंडेंसी एंगल से, कोरोस्पोंडेंसी एंगल से अगर बराबर होगा तो हम लोग यहां देखेंगे अगर कोण A अल्फा है, अगर कोण A अल्फा है तो इसका जो संगत कोण होगा वह कोण P होगा। तो अल्फा जब कोण A बराबर अल्फा तो कोण P बराबर भी अल्फा। यहां से देखेंगे कि ये भी क्या है, तो संगत कोण है, कोरोस्पोंडेंसी एंगल। अगर ये बीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा। तो एंगल A हो गया अल्फा, एंगल C हो गया बीटा, एंगल P हो गया अल्फा और एंगल Q हो गया बीटा। किससे? तो कोरोस्पोंडेंसी एंगल से, संगत कोण से। और दोनों त्रिभुज में देखेंगे, त्रिभुज दो बन रहा है, BAC और BPQ, और ये दोनों ही त्रिभुज में ये एंगल जो है वह दोनों में बराबर है। तो संगत कोण से हम लोग देखेंगे एंगल A, एंगल C और एंगल B। एंगल ACB बराबर हो जाएगा किसका? तो एंगल PQ और B। किससे? संगत कोण से। एंगल AAA से, थ्योरम कौन सा लगेगा? AAA, एंगल 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 एंगल, यानी कि कोण से दोनों त्रिभुज हो जाएगा क्या? आपस में बराबर। जब आपस में ये जब बराबर हो गया, आपस में जब बराबर हो गया तो क्या कहता है, यहां पर दिया हुआ है क्या, क्षेत्रफल ABC, यानी कि ABC का क्षेत्रफल
रेशियो पी बी क्यू का। अब यहां से देखेंगे ए बी सी का क्षेत्रफल और पी बी क्यू का क्षेत्रफल। तो जब ऐसा थ्योरम रहे और जब कोई एंगल बराबर है, मान लिया जाए कि ये एंगल, ये त्रिभुज बी ए सी का त्रिभुज एंगल अल्फा है, तो अल्फा के सामने वाला भुजा जो हो जाएगा वह इसके बराबर, और ये सामने वाला बी ए जो बराबर होगा अल्फा बी के बराबर। इसी तरह से छोटा त्रिभुज में अल्फा जो होगा बी क्यू के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम देखेंगे कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल और त्रिभुज पीबीक्यू का क्षेत्रफल अगर क्षेत्रफल है तो ये दोनों आपस में भी बराबर हो जाएंगे। यानी कि एबीसी में हम तो यहां देखेंगे पहले कि कौन सा हमें कोण निकालना है, तो रेशियो बताना है सीबी और सीक्यू के बारे में। तो एंगल अगर पी है तो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगा बीसी, और एंगल एबीसी में और उसी तरह से एंगल पीबीक्यू का क्षेत्रफल में, एंगल पीबीक्यू का क्षेत्रफल में अगर अल्फा ही है तो अल्फा के सामने वाला जो भुजा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बीक्यू, ये बीक्यू हो जाएगा। तो क्षेत्रफल जब भी होगा तो यह किसके स्क्वायर के बराबर। तो कहने का मतलब हो गया कि एबीसी का क्षेत्रफल यानी कि बड़ा त्रिभुज और ये छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके यानी कि बीसी के स्क्वायर बटा बीक्यू के स्क्वायर। तो यहां हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है 3:1। एबीसी का क्षेत्रफल 3 है और पीबीक्यू का क्षेत्रफल 1 है। तो एबीसी का क्षेत्रफल 3 और पीबीक्यू का क्षेत्रफल 1 है, क्योंकि रेशियो बराबर होता है क्या, बट्टा में होता है। ठीक है, अब यहां से बीसी हो जाएगा बीसी बटा बीक्यू का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को क्या करेंगे, ट्रांसफर कर देंगे। तो जब ट्रांसफर कर देंगे तो √3/1 हो जाएगा और यहां हो जाएगा क्या, बीसी बटा बीक्यू। अब फिर एंगल में आते हैं कि जब बीसी बराबर है √3, तो कहने का मतलब ये जो भुजा हो गया यानी कि जो ये बीसी है यहां से लेकर अगर यहां तक हम देखें तो इसका मान कितना, √3 निकल गया। और उसी तरह से बीक्यू का मान यानी कि बीक्यू का जो मान हो गया वह 1 हो गया। अब यहां से ध्यान से देखेंगे कि जब बीसी √3 और बीक्यू 1 तो क्यूसी कितना हो जाएगा, तो क्यूसी हो जाएगा √3-1, ये हो जाएगा √3-1। अब यहां से हमें क्या निकालना है, तो निकालना है क्या, सीबी रेशियो सीक्यू। तो सीबी कितना मेरा, सी और बी, सीबी है √3, सीक्यू कितना हो गया, तो √3-1, ये आंसर होगा। लेकिन ये आंसर नहीं है, तो इसका मतलब कि इसका क्या किया गया है, रेशनलाइजेशन किया गया है। तो इसका हम लोग रेशनलाइजेशन कर देंगे, यानी कि ऊपर भी √3+1 से इंटू √3+1 से भागा करेंगे। तो जब गुना और भागा करेंगे एक ही तरह से तो कट के आ जाएगा यही, यानी कि इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको रेशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 इंटू √3+1 बटा में हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बैठे है क्या, a-b इंटू a+b क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3+1 बटा यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3-1 यानी कि 2। इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, यानी कि √3/2 इंटू √2+1, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी चल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि दो संख्याओं का लसा और मसा क्रमशः 90 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 75 है तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो यानी कि लसा और मसा दिया हुआ है, जो दोनों संख्या का योग भी दिया हुआ है जिसमें बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो कहने का मतलब है, आइए, कि दो संख्याओं का लसा और मसा दिया हुआ है, ठीक है। अगर मानते हैं कि संख्या a है और संख्या b है, संख्या a है और संख्या b है, तो जब संख्या a है और संख्या b है तो इसका जो मसा हो जाएगा, मसा जो हो जाएगा वह 15 दिया हुआ है, तो यानी कि 15a और 15b हो जाएगा, ठीक है। मसा क्या हो जाएगा, 15a और 15b हो जाएगा। अब जब इसका लसा निकालेंगे, यानी कि दिया हुआ ये हो गया संख्या, सॉरी ये निकले संख्या, ये ही हो गया संख्या, ठीक है। और जब ये संख्या 15a और 15b मान लिए, ठीक, तो जब संख्या 15a और 15b मान लिए तो इसका जो मसा हो जाएगा, मसा क्या हो जाएगा, 15ab हो जाएगा या 15ab। और जब 15ab हो जाएगा तो इसका और एलसीएम जो है मेरा दिया हुआ है कितना, 90। 15ab जो हो गया वह मसा हो, और मसा जो 15ab है वह कितना हो गया, 15। तो 15ab क्या कहलाएगा, मसा। तो 15ab बराबर मेरा दिया हुआ है कितना, 90। और 15ab बराबर जब 90 है तो ab बराबर क्या हो जाएगा, 15 76 90, यानी कि 6, यानी कि ab बराबर हो गया 6, ठीक है। ab बराबर हो गया 6। अब दोनों संख्या, अब यह दोनों संख्या का जो क्या है, यह दोनों संख्या का योग दिया हुआ है, यानी कि 15a प्लस 15b, 15a प्लस 15b बराबर मेरा दिया हुआ है कितना, तो 75। तो 15ab और 15a और 15b बराबर 75 दिया हुआ है। तो 15 अगर कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b बराबर हो जाएगा 75। तब 15 बचे 75, a प्लस b बराबर 5। यहाँ है कि ab बराबर 6 और a प्लस b बराबर 5। तो ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने पर 5 और ऐसी दो संख्या जिसको गुना करने पर 6 है। तो अगर हम a बराबर 3 मान ले और b बराबर 2 मान ले तो हो जाएगा 6। और अगर a बराबर 3 और b बराबर 2 तो आ जाएगा, यानी कि मेरा संख्या हो जाएगा 3 और 2। 3 और 2 को वैल्यू को पुट कर देंगे संख्या में, तो संख्या हो जाएगा 15 इंटू 3 तो बराबर 45 और 15 इंटू 2 बराबर। तो बड़ी संख्या, हमें क्वेश्चन में कह रहा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या जो है निकल के आया कितना, 75, और 75 ऑप्शन नंबर डी सही आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटकर निकाला गया है। गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी ठोस गोलार्ध से अधिकतम आयतन वाला एक गोला काटकर निकाला गया, गोले और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो एक ठोस गोला है और एक अर्ध गोला है, उसमें से एक अर्ध गोला में से एक ठोस गोला काटकर निकाला गया है, तो दोनों का आयतन का अनुपात बताओ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये गोला है, ठीक है, अर्ध गोला।
ये अर्धगोला हो गया, ये अर्धगोला हो गया। और इसी में से, इसी अर्धगोला में से एक गोला काटकर हम निकालेंगे। और जब इसके अंदर से हम एक गोला काटकर अगर हम निकालते हैं, सबसे अधिकतम जो गोला निकलेगा वह इस टाइप से निकलेगा। ठीक है, इस टाइप से जितना अधिकतम गोला निकालना है, तो अधिकतम गोला जो है इतना निकलेगा। तो यहां से हम लोग देख पा रहे हैं कि अगर यहां से यहां तक अगर यह 2 बार मान लेते हैं, सपोज कि अर्धगोला का जो त्रिज्या है वह 2r है। ठीक है, अर्धगोला का त्रिज्या 2r है, और यहां से जो यहां है ये भी तो अर्धगोला का त्रिज्या ही है, ये भी तो अर्धगोला का त्रिज्या है। तो यहां से यहां का भी त्रिज्या क्या हो जाएगा, तो 2r हो जाएगा। जब 2r हो गया तो ये त्रिज्या 2r अर्धगोला का, और पूरा गोला का जो अंदर का जो गोला हम लोग काट के निकाले हैं उसका व्यास हो जाएगा कितना, 2r। तो जब इसका छोटा वाला गोला का व्यास 2r हो जाएगा तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी r। तो यही क्वेश्चन है कि यह जो अर्धगोला है, इसी अर्धगोला में से सबसे अधिकतम कितना गोला काटकर हम निकाल सकते हैं, और इस गोले का आयतन बाकी इस बचा हुआ क्षेत्रफल का आयतन निकालना है हमको। ठीक है, तो क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन का फिगर जो है यही है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि गोले का आयतन, गोले का आयतन और बचे हुए ठोस पदार्थ के आयतन का अनुपात। यहां हो जाएगा बचे हुए ठोस पदार्थ का, तो यहां गोले का आयतन, तो गोले का आयतन ये गोला हो गया, इस गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब। पाई r क्यूब क्योंकि इसकी त्रिज्या r है, इसकी तो व्यास है 2r, लेकिन इसकी त्रिज्या r हो। अब इसकी रेशियो बचा हुआ, तो बचा हुआ यानी कि पूरा अर्धगोला में से, यानी कि 2/3 अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई r क्यूब में से अगर हम लोग घटा दें किसकी, इसकी त्रिज्या, यानी कि 4/3 पाई r क्यूब की त्रिज्या, इसको हम लोग 2r। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि 4/3 पाई r क्यूब। अब यहां से इसकी जो r है, अर्धगोला की जो हम लोग r माने हैं वह 2r है, अर्धगोला का जो त्रिज्या है वह 2r है। तो हम यहाँ पे 2r का मान रखेंगे, 2/3 पाई 2r का क्यूब माइनस 4/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो अब यहां से यहाँ रेशियो है, सॉरी यहाँ रेशियो 4/3 पाई r क्यूब रेशियो, यहां से इसका क्यूब 2r का क्यूब हो जाएगा, 8r का क्यूब, और 8 दूनी के 16 पाई बाई 3r क्यूब माइनस 4/3 पाई r। अब यहां से 16 पाई बाई 3 में से 4/3 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 4/3 पाई r क्यूब रेशियो 16 में से 4 गया तो 12/3 पाई r क्यूब। इस पाई r क्यूब से ये पाई r क्यूब खत्म, ये से ये खत्म, 4×3 यानी कि 1/3, यानी कि 1/3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है,
अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। यदि उसकी आय 20% बढ़ जाती है और बचत 1% घट जाती है तो उसके व्यय में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि आय और व्यय का क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं आय बराबर क्या होता है। ठीक है, पहले हम लोग इनकम बराबर है, आय बराबर क्या होता है, व्यय प्लस हो जाएगा बचत प्लस खर्च, बचत प्लस खर्च इनकम हो जाएगा, आय हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आय उसकी आय का 75% खर्च कर देती है। तो जब आय का 75% खर्च कर देगी तो बचाएगा कितना, 25%। तो कहने का मतलब हुआ कि अगर आय हमारा 100 रुपया है, ठीक, अगर आय हमारा 100 रुपया है तो आय 100% में लेते हैं, पहले 100% है तो अगर हम लोग बचत करते हैं और खर्च, तो जब खर्च कर दिए 75% तो बचा मेरे पास 25%। ठीक है, तो जब आय मेरा 100% था, खर्च कर दिए 75% तो बचत कितना, 25%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि यदि उसकी आय में 20% बढ़ जाती है, यानी कि इस आय में हम 20% को बढ़ा देते। तो पहले तो इसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं। ठीक है, 5 से काटेंगे, 20 25 100, 5 से 25 25, 5 से 15 25 75, यहाँ फिर 5 से 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 5 दिया। ठीक है, अब हम लोग रेशियो में आ गए कि आय है 4 रुपया और बचत कर रहा है 1 रुपया, तो खर्च करेगा 300 रुपया। अगर हम लोग इस पर जीरो बैठा दे, डबल जीरो, रेशियो में किसी से गुना करिए चाहे भाग करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फिर कट करके हमको 4:1:3 में ही आ जाए। अब क्वेश्चन है कि उसकी आय 20% बढ़ जाती है। जब हम लोग 400 का 20% अगर हम लोग बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 480 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 480 रुपया। जब हम लोग बढ़ा दिए तब 480 रुपया। और बचत 1% से घट जाती है, तो बचत कितना, 1, तो 1% से घट जाएगी तो कितना, अगर 1% से हम इसको घटा देंगे तो 100 का 1% हम जब घटा देंगे तो 99% हो जाएगा। तो 100 से खत्म हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। तो अब देखिए कि अब हमको जब एक 20% बढ़ाएं तो 480 रुपया और बचत में 1% घटाएं तो 99 रुपया। अब खर्च हम कितना करेंगे, तो 480 में से अगर हम 99 को घटा देंगे तो उतना मेरा क्या निकल जाएगा, खर्च निकल जाएगा। यानी कि हो जाएगा कितना, यहाँ 1 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, और यहाँ हो जाएगा, ठीक, तो 381 रुपया। जब हम लोग बढ़ाएं तो 480 और 1% फिर घटाएं बचत में तो 99 और तो खर्च कितना बच गया, 381। तो हमें यही कह रहा है कि तो उसकी व्यय में यानी कि खर्च में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो गई। तो पहले तो हम लोग रुपया में देखेंगे कि अगर वृद्धि हुआ तो रुपया में वृद्धि हुआ कितना, 81 रुपया। और किससे वृद्धि हुई, तो
300 में वृद्धि हुई, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे और यहाँ से खत्म हो जाएगा और 27, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर 27 हो जाएगा। 27% से वृद्धि हो गई है किसमें, व्यय में। तो पहले आय, फिर आय बराबर बचत प्लस खर्च हो जाएगा क्या चीज, तो मेरा आय हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि cos A इंटू साइन ए इंटू कॉट ए गुणोत्तर श्रेणी में है तो 10 के पावर 6a माइनस 10 स्क्वायर a का मान क्या होगा। तो अगर कोई भी गुणोत्तर श्रेणी में है a b c, अगर यह पद जो है वह जीपी में है, तो जीपी में कहने का मतलब हो गया इसका मतलब हो गया कि a बटा b नहीं, b बटा a बराबर c बटा b, इसका बटा ये और इसका बटा b बटा a, यानी कि बीच वाला का बटा पहले वाला और तीसरा वाला का बटा बीच वाला। तो यहां से क्या कंडीशन निकलेगा, b स्क्वायर बराबर ac, b स्क्वायर बराबर ac, अगर 3 टर्म जीपी में हो तो बस यही यहां पर यूज होता है। अगर cos a इंटू साइन ए इंटू कॉट ए है तो यहां पर साइन ए बटा कॉस ए बराबर कॉट ए बटा साइन। तो जब यहां से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस ए इंटू कॉट ए हो जाएगा, और यहां साइन स्क्वायर ए बराबर यहां से कॉस ए इंटू ये हो जाएगा कॉस ए बटा साइन। यहां से जब फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन क्यू ए, ये साइन स्क्वायर यहां साइन ए, तो साइन क्यू ए, और साइन क्यू ए यहां हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब हमको देखना है कि क्वेश्चन जो है 10 के टर्म में है, तो इसको हम 10 बनाएंगे। जब इसको हम 10 बनाएंगे तो 10q a से डिवाइड करेंगे, 10 बराबर होता है साइन बटा कॉस, तो कॉस क्यू ए से डिवाइड करेंगे। तो जब n कॉस क्यू ए से डिवाइड किए तो इधर भी कॉस क्यू ए से डिवाइड करेंगे। तो अब यहां पे बन जाएगा साइन स्क्वायर क्यू ए बटा कॉस क्यू ए बराबर हो जाएगा 10 क्यू ए, यहां से हो जाएगा 10 क्यू ए, और 10 क्यू ए बराबर क्या हो जाएगा, यहां से कॉस, इसको हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए। जब यहां से खत्म हो जाएगा कॉस ए स्क्वायर कॉस, तो जब यहां से कॉस स्क्वायर खत्म हो जाएगा तो यहां हो जाएगा 10 क्यू ए बराबर 1 बाई, यहां बचेगा 1, तो 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए हो जाएगा सेक ए, यहां से हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो सेक ए अब यहां से हम लोग यहां टर्न पर रख देंगे, क्वेश्चन पर रख देंगे। क्वेश्चन क्या है कि 10 6a माइनस 10 स्क्वायर ए, तो 10 6a माइनस 10 स्क्वायर ए है, इसका हम लोग को मान निकालना। तो यहां से हम लोग इसको लिख सकते हैं 10 क्यू ए का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर ए। अब यहां से हम लोग कर सकते हैं 10 क्यू ए का मान कितना है, सेक ए, तो यहां पर हम लोग रख देंगे सेक ए, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहां पे जब गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, और सेक स्क्वायर ए माइनस बचा हुआ है कौन सी 10 स्क्वायर।
तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए यह डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है, इसके बराबर होता है क्या? तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। तो यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, यहां से हम लोग जीपी अगर कहेगा तो b बाई ए बराबर c बाई बी, यहां से क्रॉस करेंगे और यहां से ये निकालने पड़ेगा। और सेक स्क्वायर ए बराबर माइनस टेन स्क्वायर ए एक फॉर्मूला ही होता है जिसके बराबर। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 800 से लेकर 2000 के बीच कितनी संख्या 13 से विभाज्य, यानी कि 800 से लेकर 2000 के बीच। पहले तो इस बीच का मतलब समझेंगे। बीच का मतलब हो गया कि 800 और 2000 को नहीं लेना है, ये 800 और 2000 को नहीं लेना है। अगर कहता कि 800 से लेकर 200 तक, अगर यहां पर तक रहता तब ये दोनों को इंक्लूड किया जाता, लेकिन कह रहा है कि बीच में, यानी कि बीच में कह रहा है तो 800 को भी छोड़ देना है और 2000 को भी छोड़ देना है, यानी कि इन दोनों के बीच, इन दोनों के छोड़ करके अगर तक यहां पे रहता तब 800 और 2000 दोनों को इंक्लूड कर। तो कह रहा है कि 800 से लेकर के 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य है। तो 13 से विभाज्य करने के लिए यहां पर देखेंगे कि 2000, यानी कि 2000 के इंक्लूड नहीं करना है, तो यानी कि 1999, 1901 से लेकर के 1999 तक, 1 से लेकर के 1999 तक 13 से जितना डिविजिबल होगा उसमें से घटा देंगे किसको? 801, 801 को। यानी कि कहने का मतलब है कि जब हम लोग 13 से 801 में डिवाइड करेंगे तो सिर्फ 801 तक ही संख्या निकलेगा 1300 से डिविजिबल होने वाला। लेकिन अगर 13, इसका मतलब हुआ कि 1999 से अगर 13 में डिविजिबल करेंगे तो इसका मतलब होगा कि 1999 तक ही निकलेगा। तो 1 से लेकर के 1999 तक और 1 से लेकर के जब 1999 तक निकल जाएगा तो 800 संख्या तक को हम घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा उसकी बीच वाली। तो यहां से हम लोग निकालेंगे 13 से, 13 1 से 13 हो जाएगा। यहां बच जाएगा कितना? यहां हो जाएगा 6 और यहां 9। तो 13 छक 13 पचे 62, 13 पचे 65। यहाँ हो जाएगा 6 था और यहाँ कितना था? 9 था। यहाँ से 65 हो गया, यानी कि 4। अब बच गया 49, 49। तो 13 से 33 39 3 हो जाए यहाँ से, यानी कि यहाँ से 13 से 1 से लेकर के 1999 तक के कटने वाला संख्या कितना हो जाएगा? 153। और 153 में से जब यहाँ का डिविजिबल वाला से घटाएंगे तब आ जाएगा वो संख्या। तो कितना से लगेगा? 13 पचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78 और यहाँ कितना बच जाएगा? 78, यानी कि 2 1, यहाँ से 1 यानी कि 13, यानी कि 800 तक, यानी कि 800 तक 13 से जब डिविजिबल होगा तो वह संख्या कितना हो जाएगा? डिविजिबल होने वाला संख्या 61 बच जाएगा। तो 61 बच जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 1 से 2000 के बीच 153 संख्या कटेगा 13 से, और 813 से कटने वाले संख्या 61। और जब ये दोनों को 1999 और 801 को घटा देंगे तो बाकी जो बचेगा वह 800 से लेकर के 2000 के बीच की संख्या बचेगी। तो यहाँ हो जाएगा कितना? 2 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 90, यानी कि 800 से लेकर के 2000 के बीच कितनी संख्या 13 से डिविजिबल हो जाएगी? तो वह संख्या हो जाएगी 92। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक अधूरी मीनार के आधार से 78 मीटर की दूरी से अधूरी मीनार की शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार को कितना ऊंचा में बनाया जाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से तैयार की गई शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि कोई अधूरी मीनार है, मानते हैं कि यहां से यहां मीनार है, ठीक है। मीनार अधूरी मीनार है और आधार से 78 मीटर की दूरी से, यानी कि आधार जो है कितना 78 मीटर ये दिया हुआ। और जब ये आधार से कोई एक बिंदु है उससे शिखर का उन्नयन कोण बना रहा है कितने डिग्री का, तो यहां से शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। ये 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और यह क्या हो गया, आधार हो गया, और ये मीनार, और मीनार है कैसे, तो मीनार अधूरी। आगे क्वेश्चन है कि मीनार को कितना ऊंचा में बनाया जाना चाहिए। ये अधूरी मीनार है और ये मीनार को कह रहा है कि और इसको कितनी ऊंची बनाना चाहिए ताकि उसी बिंदु से, यानी कि यहीं से उसी बिंदु से इस शिखर का कोण कितना हो जाए, 60 हो जाए। इसी बिंदु से यह कोण कितना हो जाए, तो 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये 78 है, ठीक है। अगर हम इसका नाम दे देते हैं ए बी सी और ये डी, यहां से देखते हैं अगर हम त्रिभुज ए बी सी में चले, त्रिभुज ए बी और सी में चलते हैं, अगर ट्रायंगल ए बी और सी में चले तो ए बी सी में ये इसके लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ये क्या कहलाएगा, बेस। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर। तो हम लोग 30, तो tan 30 लेंगे, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, tan 30 बराबर P बटा P, और tan 30 का मान कितना, तो 1/√3, 1/√3, और P और B का मान दिया हुआ है कितना, तो 78। यहां से P निकल जाएगा, और P जब निकल जाएगा तो कितना हो जाएगा, 78/√3। यहां से इसका मान निकल गया 78, 78/√3, ठीक है। तो 78/√3 हो गया। तो इतना देखिए, इसको ऐसे नहीं, ये तो डिटेल, बहुत डिटेल में चला जाएगा। यहां से देखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट इसको देखते हैं, ठीक। जैसे ये 10 है, ये 10 में अगर हम तो चलते हैं तो tan√30 का मान, tan 30 का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 होता है, तो P का मान हो जाएगा 1 और इसका मान हो जाएगा √3, ठीक है, ठीक। उसी तरह से अब tan 60 में चलते हैं, ठीक। तो tan 60 में चलेंगे तो DA, यानी कि अब DA क्या करेगा, परपेंडिकुलर के काम, और काम यही हो जाएगा। तो DA कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3, और इसका मान हो जाएगा 1, क्योंकि tan 60 का मान होता है √3, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। जैसे कि देखिए tan 60 बराबर √3/1, इसका मतलब कि √3 P हो गया और 1 हो गया B। उसी तरह से tan 30 बराबर 1/√3, इसका मतलब ये P हो गया और ये P, बस वही।
अब हम लोग यहां से देखेंगे कि 10 डिग्री 30 में भी बेस ए बी है और डिग्री 60 में भी बेस ए बी है। तो जब दोनों ए बी बराबर, जब दोनों का 30 में भी ए बी और 60 में भी ए बी, तो दोनों का आधार जब बराबर, तो यहां तो है अलग अलग, तो हम यहां पर क्या करेंगे, बराबर। ये √3 है तो इसको भी √3 बनाने के लिए √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये √3। तो जब इसमें √3 से मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी तो √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब ना रेशियो बराबर। अब ये क्या हो गया, ये √3 हो गया। अब ये √3 यहां से 3 √3 इंटू √3 ये 3 हो गया। तो जब यहां √3 का मान हो गया, ये पूरा दिए 3 जिसमें एक ये, तो इसमें ये हो गया 2। ठीक है, तो जब ये 2 हो गया और ये 1 हो गया, तब पूरा 3 और यहां हो गया √3। अब देखिए, तो यहां √3 का मान दिया हुआ है 78, तो 1 का मान हो जाएगा 78/√3। तो हमको निकालना है 2 के मान, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा 78/√3। यहां से अगर 1 बराबर 1/3, अगर मान, अब इसको हम रेशनलाइज करते हैं, यहां से इसको रेशनलाइज कर देते हैं, √3, तो 78 इंटू √3/√3, यहां हो जाएगा 3 से 1 खत्म हो जाएगा, कितना हो जाएगा 26 √3। तो 1 रेशियो बराबर 26√3, तो 2 रेशियो बराबर 52√3। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। हम लोग पहले मेथड से जो बना रहे थे वो भी सही था, वो भी यही आया था, और उसके बाद आने के बाद उसको लॉन्ग प्रोसेस हो जाता। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यहीं पर रखते हैं और यह लगातार चलेगी मैथ प्रैक्टिस सेट के नाम से, और ये प्रैक्टिस के साथ साथ इसका PYQ भी चलेगा, पर डे के लगभग चलेगा। लगभग हम लोग 10 से 15 क्वेश्चन डेली करेंगे विथ फुल डिस्कशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।